नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर जब रोहित ने देखा कि उसके फाइटर अब गुरुकुल के फाइटर के आगे थोड़ा सा फीके पड़ रहे हैं, तो अब उन्हें चोट लग रही है। इससे अब वो यहाँ पर एक अलार्म बजा देते हैं। उस अलार्म का मतलब था कि जो आगे वाले फाइटर हैं वो पीछे की तरह शिफ्ट हो जाए और पीछे वाले आगे आ जाएं। इससे यहाँ पर अब सुखवीर सर आगे आ जाते हैं उस अलार्म की आवाज को सुनकर। तो वहीं ब्रह्मपुत्र एकेडमी के चेयरपर्सन सूरज और उनके फाइटर्स भी आगे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि वो इस टेक्निक को अच्छी तरह से जानते थे कि इस गुरुकुल के लोगों को वो यहाँ पर कैसे हरा सकते हैं। तो वहीं सुखवीर सर के एकेडमी के भी कुछ फाइटर आगे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर ये सभी अब इन सब के साथ फाइट करने के लिए तैयार थे। वहीं इन सब को आगे आता हुआ देखकर अब प्रीति और मयूर गुलेरिया ये दोनों भी अब आगे की तरफ आ जाते हैं। हालांकि इन्होंने अभी भी अपने चेहरों को कवर किया हुआ था, क्योंकि वो यहाँ पर क्वीन आलिशा के गार्ड बनकर आए हुए थे। उन्हें पहचानना किसी के लिए भी इतना इजी नहीं था। इधर कुछ ही देर में वहां पर उन सभी के बीच में ही अब एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, क्योंकि जहां पर यहाँ पर सुखवीर सर और उसके जितने भी यहाँ पर उसके एकेडमी के लोग थे, सूरज, ये सभी उन्हें एक अच्छी फाइट दे रहे थे। तो वहीं गुरुकुल के जितने भी लोग थे उनकी भी फाइटिंग बहुत ही अच्छी थी। दोनों ही तरफ से एक दूसरे को यहाँ पर जबरदस्त फाइट दी जा रही थी। इधर जहाँ पर सुखवीर सर जिस आदमी के साथ लड़ रहे थे उसने यहाँ पर अपने हाथ के एक अटैक से ही सामने वाले को अभी वो एक अटैक से ही मारते जा रहे थे। उनके सामने जितने भी गुरुकुल के लोग आ रहे थे, तो सुखवीर सर का यहाँ पर एक दाव ही उन सभी के लिए काफी था। हालांकि ऐसा नहीं था कि जो गुरुकुल के जो लोग थे वो इतने ढीले ढाले थे, क्योंकि वो दिखने में काफ़ी दुबले पतले नज़र आ रहे थे, लेकिन फाइटिंग उनकी भी ज़बरदस्त थी। लेकिन क्योंकि सुखवीर सर को अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस था और उन्हें एक ज़माने में अपनी फाइटिंग के लिए बहुत जाना भी जाता था, इसलिए अब वो यहाँ पर उसकी फाइटिंग के आगे गुरुकुल की फाइटिंग अब फीकी ही पड़ती जा रही थी। एक तरफ जहाँ पर सुखवीर सर ने यहाँ पर घमासान मचाया हुआ था, तो वहीं सूरज ने भी यहाँ पर कोई कम करतब नहीं दिखाए थे, क्योंकि सूरज भी यहाँ पर हर एक फाइटर के साथ अपनी एक टफ फाइट देता जा रहा था। और क्योंकि उसकी फाइट को अगर आज खुद अनिका देखे तो उसे भी उसके ऊपर बहुत ही प्राउड फील होए, क्योंकि अनिका के एब्सेंस में अब वहाँ पर वही तो इस एकेडमी को संभालता है। सूरज ने भी यहाँ पर उसके सामने जो भी गुरुकुल का जो भी आदमी या कोई भी फाइटर आ रहा था, तो वो उसे उसके मुंह के बल गिरा रहा था। एक तरफ जहाँ पर ये सभी अपनी फाइट में लगे हुए थे, तो इधर प्रीति यहाँ पर फाइट तो कर रही थी, लेकिन साथ के साथ प्रीति यहाँ पर काफी कंफ्यूज भी नजर आ रही थी, क्योंकि एक तरफ एक डॉक्टर होने के नाते उसके सामने यहाँ पर उन्हीं की ही टीम के लोग जख्मी पड़े हुए थे, तो दूसरी तरफ उसे अपने सामने फाइटर दिख रहे थे, जिन्हें देखकर उसके लिए यहाँ पर फाइट पर कंसंट्रेट करना मुश्किल भी हो रहा था, क्योंकि उसका ध्यान तो एक डॉक्टर होने के नाते उन जख्मी लोगों के ऊपर ही था। प्रीति भी यहाँ पर यही सोच रही थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि वो इन लोगों को बचा ले, क्योंकि प्रीति ये भी जानती थी कि यहाँ पर फाइट के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर वो इन लोगों का ट्रीटमेंट करे तो करे भी कैसे, क्योंकि यहाँ पर प्रीति के पास तो अभी ऐसा कुछ था भी नहीं जिससे वो इन लोगों को बचा सकती। इसलिए उसके चेहरे पर कंफ्यूजन थी। तो जो हाल यहाँ पर प्रीति का हो रहा था, वहीं अपने चौपर में बैठे हुए रोहित का भी यही हाल था, क्योंकि रोहित की भी अब यही चिंता का विषय बन गया था, क्योंकि जब यहाँ पर गुरुकुल के वो लोग आए थे तो इन्होंने यहाँ पर रोहित यानी के किंग के लोगों को जख्मी कर दिया था।
जिससे रोहित को भी अब यही लग रहा था कि वो इन लोगों को कैसे बचाए। हालांकि रोहित ने अपने बेहतरीन फाइटर्स को आगे कर दिया था और उन लोगों को पीछे जाने के लिए कर दिया था, लेकिन उन्हें बहुत सारी चोटें आई थी। इसलिए रोहित की चिंता का विषय भी यही था। उसे रोहित को ये पता था कि अनिका तो जंगल में आगे की तरफ निकल गई है। अगर अनिका यहाँ पर होती तो वो शायद इन लोगों के लिए कुछ न कुछ उपचार तो जरूर करती ताकि इन्हें बचाया जा सकता। लेकिन क्योंकि अब अनिका आगे चली गई है तो अब यहाँ पर ऐसा कौन है जो भी इनकी हेल्प करता, और यहाँ पर उसके आदमियों का ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्योंकि रोहित बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उनकी इस जंग में किसी दूसरे बेगुनाह आदमी की मौत हो, जो उसी की ही टीम का आदमी हो जो उसके लिए ही यहाँ पर फाइट कर रहा था। यहाँ पर रोहित अभी सोच ही रहा था कि तभी यहाँ पर उसकी नज़र अब आसमान में उड़ रहे एक जियंट ईगल पर जाती है। ये जियंट ईगल वही था जो डॉक्टर अमृता का था। इसलिए जैसे ही रोहित की नज़र अब उस जियंट ईगल पर जाती है तो रोहित उस ईगल को पहचान जाता है कि ये तो उसकी नानी माँ का ही जियंट ईगल है। जब वो बड़े ही ध्यान से जब उस ईगल की तरफ देखता है तो उसके ऊपर लगभग एक 12 साल का बच्चा बैठा हुआ था, जो बड़ी ही सावधानी के साथ उसके ऊपर बैठा हुआ था। लेकिन उसे ऐसे देखकर अब रोहित को काफ़ी प्राउड फील भी हो रहा था, क्योंकि जैसे जैसे वो जियंट ईगल अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहा था तो रोहित को पहचानने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी, क्योंकि इस जियंट ईगल के ऊपर कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर बैठा हुआ था। जहां रोहित के चेहरे पर अब अलेक्जेंडर को यहाँ पर देखकर खुशी थी, क्योंकि रोहित अब समझ गया था कि जरूर उसकी नानी ने उसका साथ देने के लिए जरूर कुछ ना कुछ तो इंतजाम किया ही होगा, जो उसने यहाँ पर इस ऐसी लड़ाई में अलेक्जेंडर को यहाँ पर भेजा है। क्योंकि आज तक की किसी भी लड़ाई में रोहित के तीनों ही बच्चों में से कोई भी बच्चा ऐसे आगे नहीं आया था। वो बात अलग है कि यहाँ पर जब वो पेरिस में रोहित यानी कि स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में थे तब उन्होंने वहां पर उन स्टैचू के द्वारा तो लड़ाई की थी, लेकिन इस तरह से आमने सामने नहीं। जहां एक तरफ रोहित के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन अपने बच्चे को यहाँ पर देखकर रोहित थोड़ा सा परेशान भी था कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस युद्ध में उसके बच्चे को ही किसी भी तरह की कोई हानि हो। लेकिन जहाँ रोहित इसी कसमकस में दिखाई दे रहा था तो इधर सरजी के चेहरे पर तो हैरानी साफ साफ नजर आ रही थी, क्योंकि सरजी ने जब जैसे ही इस जियंट ईगल को देखा तो सरजी को समझ में ही नहीं आया। वो तो खुद हैरान हो गए। अब वो उसे देखकर यही सोचते हैं ये कौन है जो इस तरह से इस ईगल के ऊपर बैठ कर आया है। अरे ये तो कोई बच्चा ही नजर आ रहा है, लेकिन इतना छोटा बच्चा यहाँ पर इस युद्ध में क्या करेगा, कौन है ये और इसे यहाँ पर किसने भेजा होगा। अब यहाँ पर सर जी इसी बात को लेकर अभी काफी परेशान नजर आ रहे थे। वहीं अब तक उस जियंट ईगल अभी यहाँ पर नीचे जमीन पर उतरने लगता है। जैसे जियंट ईगल नीचे उतरता है तो अब यहाँ पर वो बच्चा भी उसके ऊपर से उतर कर नीचे खड़े हो जाता है और कहता है थैंक यू मेरे दोस्त, मुझे यहाँ सही समय पर लाने के लिए। अब आप यहाँ से जाओ और जाकर अभी डॉक्टर अमृता से कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सही सलामत यहाँ पर पहुँच गया हूँ। ये कहते हुए ही अब वो इधर उधर देखने लगता है। इधर अलेक्जेंडर की इस बात को सुनकर अब वो जियंट ईगल भी अब वहां से उड़ जाता है। तो अब जैसे ही अलेक्जेंडर अब यहाँ पर देखता है तो चारों तरफ देखने के बाद अब उसे वहां पर चिराग दिखाई देता है। इसलिए अब अलेक्जेंडर अब सबसे पहले यहाँ पर चिराग को देखकर उसके पास चला जाता है और अब उसके पास जाकर कहता है हेलो चिराग अंकल। अब यहाँ पर चिराग जो कि अभी अपनी फाइटिंग में बहुत ही व्यस्त था, जैसे ही उसने अब यहाँ पर ये आवाज़ सुनी तो उसकी आवाज़ को सुनकर अब यहाँ पर चिराग अपने फाइटर से लड़ता हुआ बड़े ही ध्यान से जब अलेक्जेंडर की तरफ देखता है तो वो एकदम से हैरान हो जाता है कि अलेक्जेंडर वो यहाँ पर इसी लड़ाई में क्या कर रहा है। अगर उसके रोहित सर यानी का मैडम को पता चला तो उनकी तो खैर नहीं होगी। लेकिन अब वो यहाँ पर हैरानी से ही कहता है अलेक्जेंडर बाबा आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर किसने भेजा है। देखिए आप अभी जैसे भी यहाँ पर आए हैं आप प्लीज ऐसे के ऐसे अभी यहाँ से चली जाइए अलेक्जेंडर बाबा, क्योंकि ये जगह आपके लिए सेफ नहीं है। अगर सर या मैडम को पता चला ना तो सच में वो
उनके उससे सच में मुझे बहुत ही डांट लग सकती है। अब आप खुद ही यहाँ की सिचुएशन देखिए ना। हम लोग अभी यहाँ पर इन सब के साथ फाइट कर रहे हैं, तो ऐसे में हम आपको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। अब चिराग की इस बात को सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है, चिराग अंकल डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। आप अपनी फाइट पर ही ध्यान दीजिए। मैं तो यहाँ पर बस आप लोगों की एक छोटी सी हेल्प करने के लिए आया था। अलेक्जेंडर के ये मुंह से ये सब सुनकर अब चिराग कहता है कि 1 मिनट, और ये कहते हुए अब यहाँ पर चिराग जिस फाइटर के साथ लड़ रहा था, अब तक चिराग ने उसे मौत के घाट उतार दिया। और अब वो यहाँ पर अलेक्जेंडर को इन सब से थोड़ा सा एक साइड लेकर चला जाता है। उधर जाने के बाद अब चिराग यहाँ पर अलेक्जेंडर से कहता है, हाँ अब बताओ अलेक्जेंडर, वो क्या है ना, क्योंकि फाइट करते हुए अगर तुम्हें चोट लग जाती तो मैं सर और मैडम को क्या जवाब देता। चिराग की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर भी कहता है, इट्स ओके अंकल, मैं बस ये कहने आया था कि यहाँ पर जितने भी लोगों को चोट लगी है ना, उन्हें एक सेफ प्लेस में लेकर चलते हैं, क्योंकि देखो वो बहुत ही जख्मी हैं, इसलिए उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से हमें उन्हें यहाँ से एक सेफ जगह पर लेकर जाना चाहिए। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर अब चिराग कहता है, हाँ कह तो बाबा आप बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन ऐसे में अब सेफ जगह कहाँ से ढूंढे, क्योंकि यहाँ तो आप देख ही पा रहे हो ना कि यहाँ पर क्या तबाही मची हुई है। सब जगह यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट ही चली हुई है। अब यहाँ पर चिराग की ये बात सुनते ही अब अलेक्जेंडर वहाँ पर चारों तरफ देखने लगता है कि शायद उसे वहाँ पर कोई सेफ जगह दिखाई दे, जहाँ पर वो अपने इन सभी जख्मी लोगों को उस जगह पर शिफ्ट कर सके। तभी अब यहाँ पर जब अलेक्जेंडर चारों तरफ देखता है तो इर्द गिर्द देखने के बाद अब अलेक्जेंडर को वहाँ पर एक घर दिखाई देता है। इसलिए अब अलेक्जेंडर चिराग से कहता है, चिराग अंकल देखिए, मेरे ख्याल से वो सामने वाला घर वो हमारे ज़्यादा ही पास होगा और वो सेफ भी होगा। अगर हम अपने सारे ही जख्मी लोगों को अगर उस जगह तक पहुंचा दें तो उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ये अब यहाँ पर अलेक्जेंडर ने जब ये कहा तो चिराग अब उस दिशा की तरफ देखता है तो वहाँ पर उसे अब एक छोटा सा घर दिखाई देता है, कोई कच्चा सा घर। अब यहाँ पर उसे देखकर अब यहाँ पर तब तक अब अब्दुल भी जिस फाइटर के साथ लड़ रहा था उसे मारकर अब्दुल भी अब यहाँ पर चिराग और अलेक्जेंडर के पास आ जाता है। और उस अब्दुल ने यहाँ पर चिराग और अब्दुल दोनों की ही बातें सुन ली थी, इसलिए अब वो कहता है, अलेक्जेंडर बाबा सच में आप बहुत ही बरेव हैं। ठीक है, आप ऐसा करिए, पहले आप उस घर में जाइए, क्योंकि आपको सुरक्षित रखना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। और हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम तब तक इन सभी लोगों को ही वहाँ पर आपके पास उसी घर में ही लेकर आते हैं, लेकिन सबसे पहले आप वहाँ पर चलिए। अब्दुल की इस बात को सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है, ठीक है अब्दुल अंकल। और अब वो यहाँ पर अपने साथ लाए हुए उसको कोल्ड स्टोरेज बॉक्स को अपने हाथ में लेकर अब उस घर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि यहाँ पर इस कोल्ड स्टोरेज बॉक्स में डॉक्टर अमृता ने यहाँ पर इन जख्मी लोगों के ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ भेजी थी, ताकि जितने भी लोग यहाँ पर रोहित की टीम के हैं, जो इनकी रोहित और अनिका की तरफ से लड़ रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई भी जान का खतरा ना हो। वहीं जैसे ही अलेक्जेंडर अब उस घर की तरफ चला जाता है तो वहीं चिराग और अब्दुल ये दोनों अभी अपने जख्मी साथियों को अब एक एक कर उठाते हैं और अब उन्हें वो धीरे धीरे उस घर की तरफ लेकर जाने लगते हैं। यहाँ पर जब चिराग और अब्दुल दोनों एक एक आदमी को उठाकर जा रहे थे तो इंस्पेक्टर अब्बास और भूमिका इन दोनों ने ही उन्हें लेकर जाते हुए देख लिया था, इसलिए इंस्पेक्टर अब्बास और भूमिका को समझने में देर नहीं लगती कि जरूर इन लोगों को ट्रीटमेंट के लिए वहां पर लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनकी टीम के बहुत सारे आदमी जख्मी हो गए थे और इनके पास समय कम था। इसलिए जल्दी से इंस्पेक्टर अब्बास और भूमिका ये दोनों दौड़कर चिराग और अब्दुल की तरफ आ जाते हैं और फिर यहाँ पर जितने भी लोग थे ये यहाँ पर अपने साथियों को उस घर की तरफ बारी बारी से लेकर जाने लगते हैं।
लगभग उन्होंने यहाँ पर अपने सभी ही जख्मी लोगों को उस घर में शिफ्ट कर दिया था। लेकिन जैसे ही सर जी की नजर अब यहाँ पर इन लोगों पर पड़ी, सर जी ने ये सब देखा तो वो अपने समझ जाते हैं कि यहाँ पर रोहित के टीम के जो भी लोग हैं यहाँ पर उन लोगों को का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इससे तो उनकी टीम और भी मजबूत होती चली जाएगी। इसलिए ये देखकर सर जी अब अपने वॉकी टॉकी को अपने हाथ में लेते हैं और अब उससे वो अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तुम सभी अभी यहाँ पर आ जाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, क्योंकि हमें ये जंग हर हाल में जीतनी है। अब इधर सर जी की इस बात पर अब सामने से अब उसके लोगों की आवाज आती है, ओके सर, हम बस अभी आते हैं। सर जी ने इतना कहा ही था कि इतना कहने के बाद अब सर जी अपने सामने की स्क्रीन पर फिर से देखने लगते हैं और उस स्क्रीन को देखते हुए कहते हैं, ये किंग अब तक क्यों नहीं आया है, क्योंकि अब तो ये लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की हो चुकी है। क्योंकि मैंने तो सोचा था जिस दिन ये लड़ाई आमने सामने की होगी उस दिन ये किंग जरूर अपने लोगों का साथ देने के लिए आएगा और साथ के साथ उसकी वो सिक्योरिटी गार्ड वो ब्लैक कैट भी। लेकिन देखो ना कितनी विचित्र बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर ना तो वो किंग आया है और ना ही उसकी वो सिक्योरिटी गार्ड वो ब्लैक कैट। जरा मैं भी तो देखूं कि वो यहाँ पर अपने लोगों को कैसे बचाते हैं। यहाँ सर जी अभी अपनी ही सोच में थे, क्योंकि उसे आज यहाँ पर किंग और ब्लैक कैट का आमना सामना करने के लिए सर जी पूरी तरह से तैयार थे। वो भी यही सोच ही रहे थे कि तभी आसमान में अब यहाँ पर अचानक से वो कुछ चौपर आ जाते हैं। जैसे ही आसमान में अब ये चौपर आए, इतने सारे चौपर आए तो इन्हें देखकर यहाँ पर रोहित भी अब इनसे फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। क्योंकि रोहित भी अब समझ गया था हो ना हो ये चौपर यहाँ पर उनके दुश्मनों के ही हैं, यानी कि सर जी के ही हैं। इसलिए रोहित यहाँ पर अपनी अटैकिंग की पोजीशन ले लेता है, क्योंकि वो यहाँ पर अब एक स्काई फाइट करने वाला था। क्योंकि अब यहाँ पर रोहित जैसे ही यहाँ पर अपनी पोजीशन लेता है तो अब यहाँ पर 15 से 20 चौपर अब वहाँ पर एक झुंड सा बनाकर अब आपस में उड़ने लगते हैं और उनका निशाना तो वही लग रहे थे जो लोग अपने साथियों को बचाने में लगे हुए थे। क्योंकि सर जी के कहने से यहाँ पर आसमान में 15-20 चौपर आते हैं और वो यहाँ पर आसमान से भूमिका, इंस्पेक्टर अब्बास, चिराग, अब्दुल और जितने ये जख्मी लोग थे जिन्हें यहाँ पर अंदर की तरफ शिफ्ट किया जा रहा था वो बिनी को निशाना बना लेते हैं। अब उन चौपर में बैठे हुए लोगों ने मशीन गन को उसी दिशा की पोजीशन में ही किया हुआ था ताकि ये लोग यहाँ पर अपने लोगों को ना बचा सके और उन्हें समय पर कोई भी ट्रीटमेंट ना मिले। और अब वो यहाँ पर पूरी अब अटैक करने ही वाले थे कि तभी अब रोहित ने ये सब देख लिया और समय रहते अब रोहित यहाँ पर जल्दी से अपने चौपर में लगे हुए अब एक बटन को प्रेस कर देता है। रोहित ने जैसे ही अब यहाँ पर अपने चौपर के बटन को प्रेस किया तो उसके बटन की वजह से वहाँ पर जो आसमान में चौपर थे अब उनमें से एक चौपर में ब्लास्ट हो जाता है। ये अब जैसे ही उस चौपर में ये ब्लास्ट हुआ तो उस चौपर को देखकर तो बाकी के जितने भी चौपर थे वो सभी अब चौकन्ना हो जाते हैं और वो यहाँ पर अब इन लोगों पर फायरिंग ना करने की बजाय वो यहाँ पर सीधा ही रोहित के चौपर को के आसपास अब चक्कर लगाने लगते हैं। क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर रोहित के चौपर को भी यहाँ पर चारों तरफ से घेर लिया था। तो वहीं अब कुछ ने यहाँ पर अब अपना निशाना जैसे ही अब उन्हें लगा कि अब उन्होंने यहाँ पर इस चौपर को, क्योंकि जिस चौपर की वजह से उनका एक चौपर खराब हुआ है, उन्हें जब उसको घेर लिया तो अब यहाँ पर पूरी तरह से श्योर हो गए थे कि अब वो यहाँ पर फिर से इन लोगों पर निशाना बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने अब फिर से चिराग और अब्दुल पर निशाना बनाया ही था। यहाँ जैसे ही अब चौपर में बैठे हुए इन लोगों ने अपने मशीन गन को फायरिंग पोजीशन पर रखा यहाँ पर चिराग और अब्दुल के लोगों की तरफ निशाना बनाने के लिए, और वो फायर करने ही वाले थे कि तभी अब एक दिशा से अब लगातार उन्हीं की तरफ ही फायरिंग हो रही थी। क्योंकि जैसे ही उन लोगों ने देखा कि कुछ थे जो यहाँ पर उनके ही चौपर पर फायरिंग कर रहे थे, इसलिए उस वजह से वो चौपर अब यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, वो अपने आप को बचा ही नहीं पाते। जैसे ही अब सभी ने उस दिशा की तरफ देखा जिस दिशा से ये फायरिंग हो रही थी तो वो सब देखते हैं कि एक दूसरी दिशा से एक चौपर आ रहा था जो उन चौपर की दिशा की तरफ ही बढ़ रहा था।
और ये चोपर, जब उन्होंने इस चोपर को बड़े ही ध्यान से देखा तो उनकी तो आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं, क्योंकि उस चोपर की लैंडिंग स्किड पर दोनों तरफ लटके 2 लोग थे। क्योंकि दूर से उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इस चोपर के नीचे दो लोग अपनी दोनों ही दिशाओं में लटके हुए हैं, और उन दोनों के चेहरे के ऊपर ही मास्क लगे हुए थे। क्योंकि उस चोपर पर एक तरफ यहाँ पर 12 साल की एक लड़की लटकी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ 50 से 55 साल की एक औरत थी। जैसे ही ये चोपर अब उसके थोड़ा सा पास आता है, तब उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पर एक तो बच्चा है और एक औरत है। लेकिन ये हैरान इसलिए थे कि भला कोई ऐसी पोजीशन में फाइट करने के लिए कैसे आ सकता है, भला बच्चे यहाँ पर इस युद्ध में क्या करेंगे, और वो भी ये इस तरह से लटक कर क्यों आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर रिया 12 साल की ये लड़की रिया थी, और 55 से 50 साल की औरत कोई और नहीं बल्कि स्वाति मल्होत्रा थी। जहां एक तरफ उन्हें ऐसे लटका हुआ देखकर अब सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, तो वहीं वो लड़की रिया भी अपनी नानी माँ से कहती है, नानी माँ, हम देखो ना बिल्कुल सही समय पर ही आए हैं ना। अब रिया की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ रिया, हम समय पर तो आए हैं, लेकिन ध्यान दो बेटा, अभी हमने सिर्फ एक ही चोपर में ब्लास्ट किया है, क्योंकि हमें अभी यहाँ पर देखो कितने ही सारे चोपर हैं, इसलिए हम इन सभी को ही ब्लास्ट करना होगा। और ध्यान रहे, हमारा निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी चूक हुई तो इनमें एक चोपर आपके डैड का भी है, लेकिन इसलिए हमें बड़े ही ध्यान से ये सब करना है। और हाँ रिया, एक बात और, ये आपका गेमिंग वर्ल्ड नहीं है, सो बी केयरफुल, आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये तो आप भी अच्छी तरह से जानती है, अगर आपका हाथ छूट गया तो आप सीधा ही नीचे जाकर गिरेंगी, और इतनी ऊंचाई से अगर आप नीचे जाकर गिरी तो आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रिया बी फोकस ऑन योर हैंड एंड ऑन योर फायरिंग, क्योंकि यहाँ पर रिया और स्वाति मल्होत्रा दोनों के ही हाथों में एक एक गन थी, जिसके द्वारा वो यहाँ पर चोपर पर चोपर को निशाना लगा कर उन्हें ब्लास्ट कर रही थी। इधर अपनी नानी माँ की इस बात को सुनकर अब रिया कहती है, ओ नानी, डोंट वरी ना, ये तो मैं अपने गेम में हमेशा से ही खेलती हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि वो एक गेम होता है, वो ऑनलाइन होता है, लेकिन आज मैं इस गेम को रियल में खेल रही हूँ। नानी माँ प्लीज़ लेट्स फोकस। वैसे मेरा निशाना अच्छा है ना नानी माँ, देखो ना, मेरे एक निशाने से ही वो चोपर कैसे ब्लास्ट हो गया। सच में नानी, अब मेरा निशाना कितना स्टिक है। रिया की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ, निशाना तो बहुत ही अच्छा है रिया तुम्हारा, एडवांस टेक्नोलॉजी में तो तुम तो अपनी नानी माँ की भी माँ हो। अब स्वाति मल्होत्रा ने ये कहा ही था कि तभी ये सुनते ही अब रिया कहती है, नानी माँ की भी माँ मतलब आपकी माँ, इसका मतलब कि मैं मम्मा की नानी माँ हुई ना नानी माँ। वाओ, अब तो मज़ा आएगा नानी माँ मुझे, क्योंकि मम्मा मुझे नहीं डांटेगी अब, क्योंकि अब आपके कहे अनुसार तो मैं अब उनकी नानी माँ हूँ, भला वो अपनी नानी माँ को कैसे डांट सकती हैं। अब तो सच में मुझे बहुत ही मज़ा आएगा। इधर यहाँ पर रिया ये कह रही थी, तब अब स्वाति मल्होत्रा का पूरा फोकस तो यहाँ पर उन चोपर्स पर ही था। और इधर ये कहते हुए ही रिया एक बार फिर से अब फायरिंग करती हैं, और वो अब एक और चोपर को ब्लास्ट कर देती हैं। तो वहीं रोहित ने जब ये सब नज़ारा देखा, तो वहीं रोहित भी अब अपने चोपर को अब राउंड घुमाने लगता है, और वो भी अब अपने चोपर से कंटिन्यूसली फायरिंग करना शुरू कर देता है। ऊपर आसमान में यहाँ पर एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी, जो जंग यहाँ पर चोपरों के बीच में हो रही थी। इस जंग को देखकर तो नीचे सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नीचे का नज़ारा इतना घमासान नहीं था जितना कि उन्हें ऊपर का नज़ारा नजर आ रहा था। कौन सा चोपर कब ब्लास्ट हो रहा है किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो वहीं अब वो चोपर के ब्लास्ट होने की आवाज़ तो अब सभी के कानों में ही आ रही थी, क्योंकि एक तो ऊपर चोपरों के चलने की, और जब भी किसी चोपर पर यहाँ पर रिया, स्वाति मल्होत्रा या रोहित का निशाना लगता तो वो चोपर अब धड़ाम होकर ब्लास्ट हो रहे थे।
इसलिए जब जब ये ब्लास्ट हो रहे थे सभी अपनी फाइट को रोककर अब ऊपर का ही नज़ारा देखने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये नज़ारा देखकर तो अब सर जी के भी एकदम से ही होश उड़ गए थे, क्योंकि सर जी ने इस बारे में तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि भला आसमान में उनके चोपड़ों को कोई इतनी जबरदस्त टक्कर भी दे सकता है। एक तरफ जहाँ पर सर जी के आदमी नीचे मात खा रहे थे तो ऊपर आसमानी जंग में भी रोहित, रिया और स्वाति मल्होत्रा ने उनके चोपड़ों को ब्लास्ट करना शुरू कर दिया था और वो अब अपने दांतों को पीस रहे थे, क्योंकि सर जी ने ये कभी सोचा ही नहीं था कि जब उसकी आमने सामने ऐसी टक्कर होगी तो वो इस तरह से हारते हुए नजर आएंगे। इसलिए वो बार बार अपने दांतों को पीसते हुए नेत्रा को ही कॉल लगा रहे थे, क्योंकि अब उसे यहाँ पर एक आखिरी होप अब नेत्रा ही नजर आ रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एक बार नेत्रा यहाँ पर आ गई तो नेत्रा के द्वारा नेत्रा भी यहाँ पर सबको अपने सम्मोहन में कर लेगी। फिर तो ये सारे के सारे लोग सर जी के बिहाफ पर ही लड़ाई लड़ेंगे और उसके बाद वो यहाँ पर इस लड़ाई पर अपनी जीत कर लेगा। लेकिन अफसोस की बात तो यही थी कि नेत्रा उनका फोन ही नहीं उठा रही थी। इधर सर जी बार बार उसे फोन ट्राई कर रहे थे ताकि बस किसी भी हाल में नेत्रा यहाँ पर आ जाए और आज उन्हें बचा ले। इधर कुछ देर तक सोचने के बाद जब सर यहाँ दूसरी तरफ से नेत्रा ने फोन ही नहीं उठाया तब वो अपने हाथ में पहने हुए अपने बैंड के बटन को प्रेस कर देते हैं और अब वो उम्मीद करते हैं आई होप कि नेत्रा को अब ये साइन मिल गया हो, क्योंकि ये एक ऐसा बैंड था जिसके द्वारा इमरजेंसी में वो नेत्रा तक अपना इमरजेंसी का सिग्नल भेज सकते थे। क्योंकि जब नेत्रा ने उनका फ़ोन ही नहीं उठाया तो अब उनके पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं था और अब वो जल्दी से जैसे ही नेत्रा को अब ये सिग्नल मिले तो अब वो यहाँ पर अपना सारा का काम छोड़कर वो सीधा का सीधा यहाँ पर आ जाए और उसकी हेल्प करे। वहीं अब तक रोहित, रिया और स्वाति मल्होत्रा ने अभी इस आसमानी जंग को जीत लिया था, क्योंकि बारी बारी से इन तीनों ने यहाँ पर अब सभी को ही यहाँ सारे ही चोपर्स को वहां पर आसमान से ही मार गिराया था। इधर जैसे ही बारी बारी से वो सारे ही चोपर नीचे गिरते हैं तब अब रिया कहती है बूढ़े दादू अब चोपर को थोड़ा सा नीचे कर लो ना, वो क्या है ना कि मुझे मेरे भाई की भी तो हेल्प करनी है। अब जैसे ही रिया ने ये कहा तो उसकी ये बात सुनते ही बूढ़े बाबा जो कि इस चोपर के अंदर बैठे हुए थे, जो इस चोपर को चला रहे थे, तो वो अब इस चोपर को रिया के कहे अनुसार अब उसे नीचे जमीन पर लेकर आने लगते हैं। नीचे लेकर आते हैं तो वहीं अब स्वाति मल्होत्रा और रिया दोनों ही अब एक साथ ही अब जब वो चोपर थोड़ा सा नीचे आ गया था तो अब वो ऊपर से जंप कर देती है। इधर नीचे उतरने के बाद रिया अब ऊपर की तरफ देखने लगती है तो बूढ़े बाबा अभी चोपर में जो गन्स थी उसे अब वो नीचे रिया और स्वाति मल्होत्रा की तरफ फेंक देते हैं। तो रिया अब उसे उस गन को लेकर अब वो उस घर की तरफ ही जाने लगती है जहाँ पर अलेक्जेंडर यहाँ पर बाकी के अपने टीम के सारे ही सदस्यों को का ट्रीटमेंट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई और ना होने की वजह से अलेक्जेंडर को यहाँ पर डॉक्टर अमृता ने यानी कि उसके असिस्टेंट ने बड़े ही अच्छे तरीके से उसे समझा कर भेजा था कि उसे कैसे इस कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई दवाई को यूज करना है। तो उसके बताए अनुसार अलेक्जेंडर ही यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट कर रहा था। इधर जैसे ही रिया भी ये देखती है, रिया वहाँ जाने के बाद अब रिया अब अलेक्जेंडर से कहती है तुम अपना काम आराम से करो, मैं अब किसी को तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी अलेक्जेंडर। इधर रिया ने ये कहा ही था कि उसकी ये बात सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है तुम कब आई रिया, वैसे तुम किसके साथ आई हो। अब अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर अब रिया कहती है मैं भला यहाँ कैसे नहीं आती जब मेरा भाई यहाँ पर आया हुआ है। एंड डोंट वरी अलेक्जेंडर, मैं यहाँ पर नानी माँ के साथ आई हूँ। अब रिया की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो फिर से अब उन सभी लोगों को फिर से उनका ट्रीटमेंट करने लगता है और अब वो कहता है थैंक्स रिया मेरा साथ देने के लिए। यहाँ भी अलेक्जेंडर और रिया को देखकर तो चिराग और अब्दुल दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो किसी ऐसी जंग में यहाँ पर खुद उनके रोहित सर और अनिका मैडम के बच्चे इस तरह से उनके लिए फरिश्ते बनकर आएंगे जो यहाँ पर उनके जख्मी लोगों का इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे।
और इन दोनों की सूझबूझ को देखकर सच में उन्हें हैरानी भी हो रही थी और वो अब एक दूसरे को ही हैरानी से देखने लगते हैं। तो वहीं अब तक स्वाति मल्होत्रा भी अब उस फाइट के बीच में जाकर अब अपने एक अटैक से वहां पर उन सभी को ही मार गिराती है, क्योंकि अब स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर जमीन पर जितने भी फाइटर अभी यहाँ पर बचे हुए थे उन सब के साथ अब फाइट करने लगती है। तो वहीं रिया अब चिराग और अब्दुल की हेल्प के साथ अब सभी को रोक कर उसने यहाँ पर रखा हुआ था, क्योंकि रिया यहाँ पर अब अपने गन पॉइंट को किए हुए थी। अगर कोई भी उनके पास आने की कोशिश भी करता तो वो उसे अपने इस निशाने पर ले सकती थी। तो वहीं पर अब एक फाइटर अब यहाँ पर सच में उनके सामने ही आ जाता है। जैसे ही वो फाइटर अब यहाँ पर उस घर के सामने उनके सामने आकर खड़ा होता है तो चिराग अभी अपनी फाइटिंग पोजीशन को ले लेता है और यहाँ पर वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी चिराग ने देखा कि किसी ने उस फाइटर को पीछे से एक जोर की एक लात मारी है, क्योंकि इससे पहले चिराग उस फाइटर के ऊपर अपना निशाना बना भी पाता तब तक उस फाइटर के ऊपर से ही किसी ने कुछ गिरा दिया था, जिसकी वजह से वो फाइटर वहीं पर ही गिर जाता है। जैसे ही अचानक से वो फाइटर जमीन पर गिरता है तो भी यहाँ पर चिराग और अब्दुल दोनों ही अब ऊपर की तरफ देखते हैं कि आखिर किसने ऊपर से यहाँ पर वार करके इसे यहाँ पर मार गिरा दिया है। जैसे ही वो ऊपर देखते हैं तो वो देखते हैं कि ऊपर तो एक ईगल उड़ रहा था और उसके पंजे में यहाँ पर रिया की उम्र का ही एक बच्चा था जो उसके पंजे को पकड़कर इधर की तरफ ही आ रहा था। उसे देखकर तो अब अब्दुल कहता है, चिराग देख ये तो आर्यन बाबा ही है ना। अब अब्दुल की इस बात को सुनकर अब चिराग कहता है, हाँ यार लग तो वही रहे हैं। या अब तक वो दोनों उसी को ही देख रहे थे। अब तक यहाँ पर आर्यन भी नीचे जंप कर देता है और जंप करते हुए वो उस फाइटर के साथ अब फाइट करने लगता है और वो दोनों अब एक दूसरे को एक टफ फाइट दे रहे थे, क्योंकि आर्यन ने भी इतने दिनों तक अब यहाँ पर किंग के पास रहकर अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस को और भी अच्छा कर लिया था। इसलिए अब वो एक बच्चा होने के नाते भी एक बड़े फाइटर के साथ अच्छी तरह से फाइट कर पा रहा था। इधर यहाँ पर अपने बच्चों को इस तरह से देखकर तो अपने चौपर में बैठा हुआ रोहित बस उसे अपने बच्चों पर काफी प्राउड फील हो रहा था। सच में रोहित ने नहीं सोचा था कि उसके बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि आज वो यहाँ पर उन सब का साथ देने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि रोहित को अपने आदमियों की पहले बहुत ही टेंशन थी, लेकिन उन्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर अपने तीनों ही बच्चों को एक दूसरे का इस तरह से साथ देते हुए देखकर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि फाइनली सच में उसके बच्चे अब इस फाइट में उसका साथ दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इधर जंगल में अनिका भी बलबीर सर और कविन आलिशा के साथ इनके साथ वो यहाँ पर गुरुकुल के बेस्ट फाइटर के बीच में फंस गए थे, क्योंकि यहाँ पर आलिशा बलबीर सर और अनिका जब यहाँ पर और भी आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो अब यहाँ पर गुरुकुल के फाइटर और भी आ गए थे और उन्होंने अब इन्हें आगे जाने से रोक लिया था। ये सभी अब इन तीनों को एक घेरा बनाकर इन्हें वहां पर रोक लेते हैं। यहाँ अनिका बड़े ही ध्यान से बस सामने वाले को ही नोटिस करती है और वो अब एक फाइट से जैसे ही अब वो यहाँ पर सामने देखती है तो अब एक फाइटर उसमें से आकर अब अनिका के सामने आकर फाइटिंग की पोजीशन ले लेता है। तो वहीं एक फाइटर अब यहाँ पर बलबीर सर के सामने आकर पोजीशन लेता है तो एक अब यहाँ पर आलिशा के सामने। ये 3 फाइटर थे, इन तीनों ने ही यहाँ पर तीनों को ही अब घेर लिया था। अब जैसे ही अनिका अब उस फाइटर के सामने आती है तो अब अनिका उस फाइटर को बड़े ही ध्यान से देखने लगती है। अब यहाँ पर बलबीर सर जिस फाइटर के साथ फाइट कर रहे थे उन्होंने तो उसके 7 सालों पहले भी फाइटिंग की प्रैक्टिस की हुई थी। वो उन्हें जल्दी से ही पहचान लेते हैं, क्योंकि बलबीर सर जब यहाँ पर इस गुरुकुल में रहते थे तो इस शख्स के साथ उसकी पहले भी फाइट हुई थी। इसलिए इसके दाव पेचों को बलबीर सर यहाँ पर जानते थे कि वो कैसी सिचुएशन में अपने कौन से दाव पेच को आजमाएगा। इसलिए बलबीर सर के लिए इसे हराना बहुत ही आसान था। वो अच्छी तरह से जानते थे कि उसे
कौन से दाव पेच के साथ ही उसे हराया जा सकता है। इसलिए अब बलबीर सर यहाँ पर अपने पैरों से एक जमीन पर पहले तो एक सर्कल बना देते हैं और सर्कल बनाते हुए अब वो यहाँ पर अपने पूरे ही बॉडी के वेट को अब अपने अंगूठे पर लेकर आ जाते हैं। और जैसे ही अब उसका पूरा का पूरा वेट उनके अंगूठे पर आता है तो अब वो यहाँ पर जोर का एक अटैक उसके घुटनों के बीच में कर देते हैं। बलबीर सर ने ये यहाँ पर इतनी जल्दी और इतनी ताकत के साथ उसके घुटनों के ऊपर वार किया था कि वहां पर अब सभी के कानों में ही अब किसी के हड्डियों के टूटने की आवाज आती है। जैसे ही ये आवाज आई तो फाइटर अब यहाँ पर घुटने के बल सीधा ही जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि बलबीर सर के इस फाइट से यहाँ पर उसके घुटनों की हड्डियां टूट गई थी। तो वहीं अनिका ने भी यहाँ पर अपनी अटैकिंग पोजीशन ली हुई थी। अनिका अब अपने सामने वाले फाइटर के साथ अपनी फाइट शुरू कर देती है। अनिका की स्पीड तो यहाँ पर उस फाइटर के सामने इतनी ज्यादा थी कि सामने वाला फाइटर इससे पहले कि कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही अनिका ने यहाँ पर इतनी तेजी से वार किया वो समझ भी नहीं पा रहा था, क्योंकि अनिका जिस टेक्निक से उसके ऊपर अटैक करने वाली थी वो उसे समझ में ही नहीं पा रहा था और ना ही उससे अपना डिफेंड कर पा रहा था। इसलिए अनिका ने इससे पहले वो संभलता अनिका ने उसके ऊपर अपना दाव चल दिया था। इधर कुछ ही देर में अनिका के इतने साफ दाव से अब वो फाइटर अनिका के कदमों में नीचे गिर जाता है। तो वहीं एक तरफ कविन आलिशा के सामने जो फाइटर था, कविन आलिशा ने भी उस फाइटर को काफी जबरदस्ती टक्कर दी थी, क्योंकि कविन आलिशा भी अपनी फाइटिंग टेक्निक्स में बहुत ही बेस्ट थी। वो भी कुछ देर के बाद अब तक यहाँ पर मौत के घाट उतर चुका था। इधर अनिका ने जब देखा कि बलबीर सर और कविन आलिशा ने भी अपने फाइटर्स के साथ यहाँ पर फाइट कर ली और उन्हें मार गिराया है, तो अब अनिका बलबीर सर और कविन आलिशा से कहती है ऐसा करो आप दोनों यहाँ पर इन बाकी के लोगों को संभालिए, मैं आगे जा रही हूँ क्योंकि मेरा आगे जाना बहुत ही जरूरी है। आई नो आप दोनों इन्हें यहाँ पर संभाल सकते हैं। इधर अनिका की ये बात सुनते ही अब कविन आलिशा कहती है ऑल द बेस्ट अनिका, और आलिशा की इस बात पर अब अनिका कहती है डोंट वरी आलिशा, आई विल मैनेज एवरीथिंग। ये कहते हुए ही अनिका आगे की तरफ जाने लगती है। तो वहीं यहाँ पर अब कविन आलिशा और बलबीर सर ने अपनी नजरों को यहाँ पर वो बनाए हुए थे कि ताकि कोई भी फाइटर अगर यहाँ पर अब अनिका को उसके काम में बाधा डालने के लिए अगर उन्हें रोकने के लिए आए तो वो उन्हें अनिका तक ना पहुँचने दे और वे उन्हें यहीं पर ही ख़त्म कर दें। और हुआ भी यही, जो भी फाइटर अब उनके सामने यहाँ पर आया वो या फिर अनिका के पीछे जाने की कोशिश कर रहा था तो वो दोनों उसे वहीं पर ही रोकने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें वहीं पर ही मार गिरा रहे थे। लेकिन अभी हुआ कुछ ऐसा कि अभी अचानक से 10 उतनी ही ताकत के फाइटर अब वहां पर एकदम से ही आकर खड़े हो जाते हैं और अब वो 10 फाइटर और यहाँ पर बस ये बलबीर सर और आलिशा ही थे, इसलिए वो 10 के 10 फाइटर यहाँ पर इन दोनों को घेर कर खड़े हो जाते हैं और वो सभी अब उनके आगे अब चक्कर लगाने लगते हैं। यहाँ पर क्योंकि बलबीर सर और आलिशा उन 10 के बीच में ही घेरे में बने हुए घेरे में ही थे, इसलिए वो भी यहाँ पर इनके हर एक दाव को समझने की कोशिश करते हैं। इधर यहाँ पर इन 10 के 10 चेहरों पर एक सरकास्टिक सी स्माइल थी और वो सभी अभी कहते हैं अभी तुम दोनों को कौन बचाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा प्राउड था ना तुम्हें कि तुम लोग बड़ी आसानी से जीत जाओगे, लेकिन अब हम भी देखते हैं कि अब तुम दोनों को कौन बचाने आएगा। और बलबीर तुम्हें तो ग्रुप फाइट करना है ना, वैसे तुम हमें भूल तो नहीं गए ना बलबीर। अब यहाँ पर उस फाइटर की इस बात पर बलबीर सर कहते हैं मैं मरते दम तक तुम सभी के साथ फाइट करता रहूंगा, क्योंकि तुम भी बलबीर को फिर शायद अच्छी तरह से जानते ही नहीं हो। इधर बलबीर ने ये कहा ही था कि उसकी ये बात सुनते ही अब एक फाइटर कहता है कि चलो फिर तुम्हारी मौत का इंतजाम तो हम ही कर देते हैं, अगर तुम्हें मरते दम तक लड़ना ही है तो, क्योंकि फिर तुम्हारी इच्छा को अब हम ही अभी के अभी पूरा कर देते हैं। ये कहते हुए ही वो सभी अभी बलबीर सर और कविन आलिशा के ऊपर अब अटैक करने ही वाले थे।
इससे पहले कि वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर पाते कि तभी एक फाइटर की पीठ पर किसी ने जोर से एक लात मारी। अब यहाँ पर इस अटैक से वो एक फाइटर तो मुंह के बल गिर जाता है, लेकिन अभी सभी की नज़र जब उस तरफ जाती है तो बलबीर सर उसे देखकर पहचान जाते हैं और वो अब अपने मन में ही सोचते हैं, स्वाति मल्होत्रा, ये वही है। यहाँ स्वाति मल्होत्रा है सच में, लेकिन क्या ये जिंदा है? अब उन सभी से अब यहाँ पर ये सोचते हुए ही, क्योंकि अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा भी आ जाती है और यहाँ पर अब फिर से एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, क्योंकि इन दोनों को इस तरह से घिरा हुआ देखकर स्वाति मल्होत्रा भी अब तक यहाँ पर आ जाती है और अब वो यहाँ पर इन सब के साथ फाइट करती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने यहाँ पर हालांकि अपने चेहरे को कवर किया था, लेकिन इस कवर चेहरे में ही बलबीर सर ने उन्हें पहचानने की कोशिश की थी। तो वहीं अब तक वहाँ पर करण गुलेरिया, धनंजय पीरामल और राजीव गुलेरिया ये भी आ जाते हैं और वो सभी भी अब मिलकर यहाँ पर फाइट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब इन तीनों को भी पता चला कि आगे वहाँ पर आलिशा और बलबीर को उन लोगों ने घेर लिया है, तो अब तक वो भी इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनिका भी अब तक उस गुफा के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिस गुफा में जाने के लिए वो कब से चले जा रही थी। और अब वो यहाँ पर जब इस गुफा तक पहुँचती है तो अब अपने कदमों को अब वो उसके अंदर लेकर जाने ही वाली थी कि तभी उसके सामने अब आसमान से जंप करते हुए एक शख्स उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अनिका जैसे ही अब उसकी यहाँ पर इन हरी आंखों को देखती है तो वह अब उसे पहचान जाती है कि ये तो नेत्रा ही है, और उसके मुंह से अब सीधा ही निकल जाता है, नेत्रा तुम यहाँ पर। अब अनिका ने ये कहा ही था कि उसकी इस बात पर अब नेत्रा कहती है, इतना हैरान क्यों हो रही हो अनिका तुम? हाँ, क्या सच में इतना डरती हो क्या तुम मुझसे?